आजकल पैसे को लेकर चिंता किसे नहीं होती है ना? भविष्य के लिए बचत, सही निवेश, जरूरत के वक्त बीमा, ये सब सोचना ही कई बार भारी पड़ जाता है। बिल्कुल समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, किसकी सुने। सही कहा। और फिर वो जो वित्तीय दुनिया की अपनी एक अलग भाषा है, मुश्किल शब्दावली, हाँ, वो इसे और भी उलझा देती है। नतीजा, कई लोग तो सोचते हैं छोड़ो यार, कौन इस चक्कर में पड़े, बाद में देखेंगे, इसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर पैसे को संभालने का एक सीधा सरल व्यवस्थित तरीका हो? आज हम मोनिका हालान की किताब लेट्स टॉक मनी के जरिए ऐसे ही एक तरीके पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। उन्होंने एक मनी बॉक्स सिस्टम बताया है जो शायद हमारी पूरी वित्तीय जिंदगी को पटरी पर ला सकता है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि किताब की प्रस्तावना में नंदन नीलेकर्णी ने भी जिक्र किया है कि कैसे भारत में जो डिजिटल बदलाव हो रहे हैं, जैसे यूपीआई, ई-केवाईसी, थिएटर, ये सब इस तरह की प्लानिंग को पहले से कई ज्यादा आसान बना रहे हैं। अच्छा, तो आज की हमारी इस चर्चा का मिशन रहेगा इस मनी बॉक्स सिस्टम के जो मुख्य हिस्से हैं उनको समझना और देखना कि ये असल में वित्तीय सुरक्षा बनाने में कैसे मदद कर सकता है। ठीक है, तो चलिए इस मनी बॉक्स की नींव से शुरू करते हैं, मतलब कैश फ्लो मैनेजमेंट से। नकद प्रवाह। अक्सर लोगों को ये ही नहीं पता चलता कि पैसा आया कहाँ से और गया कहाँ। बिल्कुल, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है, ये शिकायत तो बहुत ही आम है। हाँ, और यहीं पर मोनिका हालान का वो 3 बैंक खातों वाला सुझाव काम आता है। 3 बैंक खाते? हाँ, ये असल में मानसिक लेखांकन या मेंटल अकाउंटिंग का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। मतलब हम पैसे को उसके काम के हिसाब से अलग अलग डिब्बों में बांट देते हैं। अच्छा, तो दिमाग को साफ सिग्नल मिलता है कि भाई ये पैसा इस काम के लिए है। पहला खाता है इनकम अकाउंट, जहां आपकी सारी कमाई आ रही है, सैलरी, बिजनेस इनकम, सब कुछ। ठीक है। इनकम अकाउंट। फिर दूसरा है स्पेंडेड अकाउंट या खर्च खाता। इसमें आप महीने भर के जो अंदाजन खर्चे हैं, जैसे किराया, बिल। हाँ, किराया, घर खर्च, बच्चों की फीस, ईएमआई, बिल, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, सब कुछ अंदाजा लगाकर शायद उससे थोड़ा 10-15% ज्यादा पैसा हर महीने इसमें डाल दें। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, वो है इन्वेस्टेड अकाउंट या निवेश खाता। ओके। इनकम अकाउंट में पैसा आया, खर्च खाते में डाला, उसके बाद जो बचा या जो आप बचाना चाहते हैं वो सीधा इस खाते में। अच्छा, किताब में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन खातों को नाम देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके पैसे के लिए तय की गई भूमिकाएं हैं। हाँ सही बात है। निवेश खाता नाम होगा तो शायद उसमें से शॉपिंग करने का मन कम करेगा। बिल्कुल, आप हिचकेंगे। किताब में अनु नाम की एक फ्रीलांस डिजाइनर का उदाहरण भी है। उसे पहले समझ ही नहीं आता था पैसा कहाँ जा रहा है। इस 3 खाता सिस्टम से उसे काफी मदद मिली। लक्ष्य ये रखना चाहिए कि हर महीने कम से कम 10% आमदनी तो निवेश खाते में जाए ही। 10%, ठीक है। और इस नींव का दूसरा उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इमरजेंसी फंड, आपातकालीन कोष। इमरजेंसी फंड, हाँ। इसे आप अपनी वित्तीय जिंदगी का सीट बेल्ट समझ लीजिए। सीट बेल्ट, अच्छा। हाँ, हमें नहीं पता ना कि कब कोई अनहोनी हो जाए, नौकरी चली गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कोई और बड़ा खर्चा जो प्लान नहीं था। हाँ, ये वो पैसा है जो ऐसी मुश्किल वक्त में हमें बचाता है, हमारे लंबे समय के निवेश को छेड़ने की नौबत नहीं आती। बिल्कुल। लेकिन ये हो कितना फंड रखें? आमतौर पर कहा जाता है 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। जरूरी खर्चे मतलब? घर का किराया या ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, राशन पानी, बिजली पानी बिल, बीमा का प्रीमियम, ये सब जो बिल्कुल जरूरी हैं। ओके, 6 महीने का? हाँ, लेकिन ये आपकी सिचुएशन पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं और कोई डिपेंडेंट नहीं है तो शायद 3 महीने का फंड भी काफी हो। पर अगर आप घर में अकेले कमाने वाले हैं और बच्चे भी हैं, बूढ़े माँ बाप भी साथ हैं, तो फिर 1 साल तक का खर्च कवर करने वाला फंड रखना ज्यादा सेफ है। हाँ, वो ज्यादा समझदारी है। अच्छा, और रखें कहाँ इस पैसे को? एकदम से जरूरत पड़ने पर मिलना भी तो चाहिए। हाँ, ऐसी जगह जहां सुरक्षित भी हो और आसानी से बिना किसी नुकसान के निकाला जा सके। बैंक की एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट एक जाना पहचाना ऑप्शन है। एफडी तो ठीक है। हाँ, एफडी सुरक्षित है, लेकिन जरूरत पर तोड़ने से ब्याज का थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो लोग म्यूचुअल फंड से थोड़ा वाकिफ हैं, वो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड यूज कर सकते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड? हाँ, ये फंड भी एफडी की तरह ही कम जोखिम वाले माने जाते हैं, लेकिन इनमें पैसा निकालने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कभी-कभी रिटर्न एफडी से थोड़ा बेहतर मिल सकता है, खासकर टैक्स के नजरिए से, अगर 3 साल से ज्यादा रखें। इन गारंटीड तो नहीं होते होंगे ना एफडी जितने? नहीं, गारंटीड नहीं होते और इन्हें
थोड़ा समझकर ही चुनना चाहिए। ये पक्का कर लें कि फंड कंजर्वेटिव हो, ज्यादा क्रेडिट रिस्क न ले रहा हो। ठीक है, तो मनी बॉक्स की नींव मजबूत हो गई, कैश फ्लो संभल गया, इमरजेंसी फंड तैयार। अब बारी है इसकी दीवारें खड़ी करने की, मतलब सुरक्षा कवच। बिल्कुल। और इसमें दो चीजें सबसे जरूरी हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। स्वास्थ्य बीमा, मेडिक्लेम। हाँ, मेडिक्लेम। आज के समय में आप देखिए मेडिकल खर्चे कितने ज्यादा हैं। हाँ, वो तो है। एक बड़ी बीमारी या कोई एक्सीडेंट आपकी सालों की बचत खत्म कर सकता है। किताब में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, किसी के अस्पताल में भर्ती होने की संभावना उसके मरने की संभावना से कहीं ज्यादा होती है। ये तो सोचने वाली बात है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत बहुत जरूरी है। पर कई लोगों को लगता है कि ऑफिस से तो बीमा मिला हुआ है, फिर अलग से क्यों लेना? देखिए, ऑफिस वाला कवर अच्छा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं, खासकर 40 की उम्र के बाद। क्यों? क्योंकि नौकरी बदली या छूटी या रिटायर हुए तो वो कवर खत्म। और सोचिए 60-65 की उम्र में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो गई तो नया बीमा मिलना बहुत मुश्किल और बेहद महंगा हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो अपना पर्सनल कवर लेना समझदारी है। बिल्कुल। लेकिन सही पॉलिसी चुनना भी तो एक सिरदर्द है। इतने सारे ऑप्शंस, इतनी शर्तें, क्या देखना चाहिए पॉलिसी लेते वक्त? कुछ मुख्य चीजें हैं। एक तो पॉलिसी की कीमत न सिर्फ आज बल्कि आगे कैसे बढ़ेगी उम्र के साथ। दूसरा, पॉलिसी में क्या क्या कवर है, जैसे क्या उसमें कोपे क्लॉज है, मतलब बिल का कुछ हिस्सा आपको खुद देना पड़ेगा। अच्छा। पहले से मौजूद बीमारियों का वेटिंग पीरियड कितना है, आमतौर पे 3-4 साल वो कवर नहीं होती। ओके। क्या इलाज के अलग अलग खर्चों पर कोई सब लिमिट है, जैसे कमरे के किराए पर लिमिट लगा दी। और नो क्लेम बोनस कैसे मिलता है, और सबसे जरूरी, कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड कैसा है, दावे निपटाने में आनाकानी तो नहीं करते। हाँ, ये जरूरी है। कुछ रेटिंग्स वगैरह होती है? हाँ, जैसे मिंट सिक्योर नाउ मेडिक्लेम रेटिंग्स है, वो एक आइडिया दे सकती हैं, लेकिन सिर्फ सबसे सस्ता प्लान देखकर लेना ठीक नहीं, डिटेल्स देखना जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं सुरक्षा कवच के दूसरे हिस्से पर, जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ भी बहुत कंफ्यूजन है। लोग इसे इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं, टैक्स बचाने का तरीका समझ लेते हैं। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन बीमा का सिर्फ एक और एक ही मकसद होना चाहिए, आपके ना रहने पर आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा। अच्छा। अगर आप पर कोई आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है तो शायद आपको जीवन बीमा की जरूरत ही नहीं है। ये भी एक पॉइंट है। किताब में कुछ उदाहरण भी थे शायद। हाँ। कैसे गलत पॉलिसी बेच दी जाती है। हाँ, कंचन चंद्र जैसे कलाकार का उदाहरण है। बैंक ने उन्हें एक मिला जुला प्लान ये कहकर बेच दिया कि ये एफडी से बेहतर है, जबकि असल में रिटर्न बहुत कम था और बीमा कवर भी ना के बराबर। ओह। या ऋचा अग्निहोत्री के एजेंट की कहानी, जो पॉलिसी बेचने के लिए उसके घर से जाने को ही तैयार नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे गलत कारणों और भारी कमीशन के लालच में ये पॉलिसियां बेची जाती हैं। तो ये जो पारंपरिक पॉलिसियां होती है, एंडोमेंट, मनी बैक, ये ठीक नहीं है। देखिए, बीमा कवर के लिहाज से ये अक्सर बहुत कमजोर होती हैं और उनमें जो पैसा वापस मिलता है उसका सालाना रिटर्न, आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4% से ज्यादा नहीं होता। सिर्फ 3-4%? बिल्कुल। महंगाई ही 6-7% रहती है। बिल्कुल। आपका पैसा असल में घट रहा है, कारण पहले साल के प्रीमियम का 30-40% तक हिस्सा एजेंट कमीशन में चला जाता है। बाप रे। तो फिर लेना क्या चाहिए अगर जीवन बीमा लेना है तो? किताब साफ कहती है सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान। टर्म प्लान। हाँ, ये शुद्ध बीमा है, प्योर इंश्योरेंस। कम प्रीमियम में बहुत बड़ा कवर मिलता है। अच्छा। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान कुछ हो जाता है तो परिवार को पैसा मिलता है। ओके। अगर आप अवधि पूरी होने तक जीवित रहते हैं तो कुछ वापस नहीं मिलता। कुछ वापस नहीं मिलता। हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये सस्ता इसलिए है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट का घालमेल नहीं है। बीमा और निवेश को हमेशा अलग रखना चाहिए। ठीक है, तो टर्म प्लान लेना है। हाँ। कितना कवर होना चाहिए? एक मोटा अंदाजा है आपकी सालाना आमदनी का कम से कम 10-15 गुना। 10-15 गुना। या फिर आपके सालाना खर्च का 20-25 गुना। ओके। और साथ में आपके ऊपर जितने भी कर्ज हैं, होम लोन, कार लोन वगैरह, उनके बराबर अतिरिक्त कवर लेना चाहिए, ताकि आपके जाने के बाद परिवार पर उनका बोझ ना पड़े। ये जरूरी है। और ये कब लेना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम तेजी से बढ़ता है और आजकल ऑनलाइन खरीदना अक्सर सस्ता पड़ता है क्योंकि एजेंट का कमीशन बच जाता है। सही है। तो मनी बॉक्स की नींव पड़ गई, दीवारें खड़ी हो गईं, अब बारी है इसके अंदर
भविष्य के लिए संपत्ति जमा करने की, निवेश की। बिल्कुल। पर कई लोग निवेश शुरू करने से हिचकिचाते हैं। लगता है अरे अभी पैसा कहाँ है इतना, या डर लगता है कि पैसा डूब जाएगा, या समझ नहीं आता कि कहाँ निवेश करें। हाँ, ये आम चिंताएं हैं, लेकिन किताब इस सोच को चुनौती देती है। निवेश शुरू करने के लिए लाखों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप हर महीने 1000 रुपए जैसी छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका एक बेहतरीन तरीका है। SIP, हाँ, सुना इसके बारे में। और देखिए, जब आपका इमरजेंसी फंड और बीमा कवर तैयार होता है ना, हाँ, तो लंबी अवधि के निवेश का डर भी अपने आप कम हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर अचानक कोई जरूरत पड़ी तो आपके पास इंतजाम है। आप अपने लंबी अवधि के निवेश को नहीं छेड़ेंगे। ये बात तो सही है। अच्छा, तो निवेश के रास्ते कौन कौन से हैं? एसेट क्लास जिन्हें कहते हैं। हाँ, एसेट क्लास मोटा मोटी देखें तो पहला है डेट यानी ऋण उत्पाद, जैसे FD, PPF। हाँ, बैंक FD, PPF या बॉन्ड, ये सुरक्षित माने जाते हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ मतलब बढ़ोतरी की गुंजाइश कम होती है। ठीक है। दूसरा है सोना, गोल्ड। भारत में तो खैर सोने से अलग ही लगाव है। इसे महंगाई से बचाव का साधन भी मानते हैं। लेकिन गहनों के रूप में खरीदना निवेश के लिहाज से अच्छा नहीं है। मेकिंग चार्जेस लगते हैं, प्यूरिटी का इशू रहता है। तो फिर बेहतर विकल्प हैं सरकार के सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड यानी SGB। इन पर ब्याज भी मिलता है और मैच्योरिटी पर बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता, शर्तों के साथ। अच्छा, ये बेहतर है। कितना रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? आमतौर पर पोर्टफोलियो का 5 से 10% सोने में काफी माना जाता है। ओके, 5-10%। तीसरा क्या है? तीसरा है रियल एस्टेट, अचल संपत्ति, प्रॉपर्टी। हाँ, इसका तो बहुत क्रेज है इंडिया में। प्रॉपर्टी के दाम तो हमेशा बढ़ते ही हैं। ऐसा लगता है, पर हमेशा ऐसा होता नहीं। किताब इसको लेकर काफी आगाह करती है। हाँ, रियल एस्टेट में लागत बहुत ज्यादा होती है, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन। हाँ, वो तो है। तरलता बहुत कम होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर फटाफट बेचना आसान नहीं होता। फिर रखरखाव का खर्चा अलग, और अक्सर इसमें काले धन का लेन देन भी होता है। तो किताब क्या कहती है, नहीं लेना चाहिए? मोनिका हलान का सुझाव है निवेश के लिए सिर्फ वही घर रखें जिसमें आप रहते हैं। बाकी रियल एस्टेट निवेश, खासकर फ्लैट्स वगैरह, उनसे बचे तो बेहतर है। इसमें पैसा ही नहीं, टाइम और सिरदर्दी भी बहुत है। किराएदार ढूंढना, प्रॉपर्टी संभालना। ठीक है। और चौथा एसेट क्लास? चौथा और सबसे ज्यादा चर्चित, इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश। हाँ, इसमें तो रिस्क भी ज्यादा है। बिल्कुल, जोखिम ज्यादा है। बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन लंबी अवधि में मतलब 10, 15, 20 साल में महंगाई को मात देने वाला रिटर्न बनाने की सबसे ज्यादा क्षमता इसी में है। कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, किताब में 1980 में सेंसेक्स में लगाए 1 लाख रुपए का उदाहरण दिया है। अच्छा। अगर किसी ने तब 1 लाख रुपए सेंसेक्स में लगा दिए होते, हाँ, तो 2018 तक वो 2.3 करोड़ बन गए होते। अरे वाह, 2.3 करोड़। जबकि उतने ही समय में FD में वो रकम सिर्फ 19.35 लाख हुई होती। ओह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, ये फर्क दिखाता है लंबी अवधि में इक्विटी की ताकत, कंपाउंडिंग का जादू। और ये सेंसेक्स, निफ्टी क्या है? ये इंडेक्स होते हैं? हाँ, सेंसेक्स या निफ्टी जैसे सूचकांक या इंडेक्स ये बाजार के मूड को बताते हैं। ये देश की 30 सेंसेक्स या 50 निफ्टी सबसे बड़ी और सक्रिय कंपनियों के शेयरों की कीमतों का एक औसत होते हैं। अच्छा। बाजार ऊपर जाने का मतलब है कि औसतन इन बड़ी कंपनियों के शेयर अच्छा कर रहे हैं। लेकिन सीधे शेयरों में पैसा लगाना ये तो सबके बस की बात नहीं। काफी रिसर्च चाहिए, टाइम चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत मुश्किल है। और यहीं पर म्यूचुअल फंड की भूमिका आती है। म्यूचुअल फंड्स? हाँ। आम निवेशक के लिए म्यूचुअल फंड, MF, शेयरों या डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। कैसे? इसमें होता क्या है कि कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उसे मैनेज करता है। वो तय करता है कि पैसा कहाँ लगाना है। अच्छा, मतलब एक्सपर्ट हमारे लिए काम करते हैं। हाँ, और ये सब सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। तो धोखाधड़ी का डर कम होता है। हाँ, बाजार का जोखिम मतलब उतार चढ़ाव का खतरा वो तो बना रहता है। म्यूचुअल फंड भी कई तरह के होते होंगे? हाँ, कई तरह के। हमने डेट फंड की बात की थी, इमरजेंसी फंड के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, सोने के लिए गोल्ड फंड होते थे, पर अब SGB बेहतर हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं इक्विटी फंड, जो शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इक्विटी फंड्स ये भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, इक्विटी फंड में भी मोटे तौर पर 2 तरह के हैं, एक्टिव यानी सक्रिय और पैसिव यानी निष्क्रिय। एक्टिव और पैसिव क्या फर्क है? एक्टिव फंड में फंड मैनेजर खुद रिसर्च करके शेयर चुनता है। उसकी कोशिश रहती है कि वो बाजार के औसत रिटर्न
यानी इंडेक्स के रिटर्न से बेहतर रिटर्न लाए। अच्छा। जबकि पैसिव फंड जैसे इंडेक्स फंड या ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो सिर्फ किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 की नकल करते हैं। वो उन्हीं शेयरों में और उसी अनुपात में पैसा लगाते हैं जैसा इंडेक्स में होता है। तो पैसिव फंड का क्या फायदा? 2 बड़े फायदे हैं। पहला, ये सस्ते होते हैं। सस्ते क्यों? क्योंकि इनमें मैनेजर की बड़ी रिसर्च टीम का खर्च नहीं होता। इनका एक्सपेंस रेशियो यानी सालाना मैनेजमेंट फीस काफी कम होता है, एक्टिव फंड से काफी कम। अच्छा, और दूसरा फायदा? दूसरा, इसमें फंड मैनेजर के खराब प्रदर्शन का जोखिम नहीं होता। आपको लगभग इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलता है, थोड़ा फीस काट कर। जबकि एक्टिव फंड में मैनेजर अच्छा भी कर सकता है और बुरा भी। और स्टडीज दिखाती हैं कि लंबे समय में ज्यादातर एक्टिव फंड मैनेजर इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। ये तो जरूरी बात है। आपने एक्सपेंस रेशो का जिक्र किया, ये जानना जरूरी है कि निवेश की लागत क्या है। बिल्कुल, बहुत जरूरी। और यहीं पर डायरेक्ट बनाम रेगुलर प्लान का अंतर आता है। हाँ, ये डायरेक्ट और रेगुलर क्या है? जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो 2 ऑप्शन होते हैं। रेगुलर प्लान आप किसी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक के जरिए खरीदते हैं। इसमें उस एजेंट का कमीशन एक्सपेंस रेशो में जुड़ा होता है। ओके। जबकि डायरेक्ट प्लान आप सीधे फंड कंपनी की वेबसाइट या कुछ प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता, कोई कमीशन नहीं होता। तो डायरेक्ट प्लान सस्ता हुआ? हाँ, डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो हमेशा रेगुलर प्लान से कम होता है। करीब आधा से 1.5% तक का फर्क हो सकता है सालाना। और लंबे समय में तो ये छोटा सा फर्क भी बहुत बड़ा बन जाता होगा। बिल्कुल, कंपाउंडिंग की वजह से रिटर्न पर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। इसलिए हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चुनना चाहिए। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। और SIP के बारे में एक बार फिर बताइए, व्यवस्थित निवेश योजना। हाँ, SIP यानी हर महीने एक तय रकम, चाहे 500 रुपए हो या 5000, आपके बैंक खाते से कटकर आपकी चुनी हुई म्यूचुअल फंड स्कीम में चली जाती है। इसके फायदे? एक तो ये बचत और निवेश की आदत डालता है, डिसिप्लिन आता है। दूसरा, इससे रुपए की औसत लागत या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। वो क्या होता है? आसान शब्दों में, जब बाजार गिरता है तो आपकी तय रकम में ज्यादा यूनिट्स खरीदी जाती हैं और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इससे लंबे समय में आपकी खरीद की औसत लागत कम हो सकती है। अच्छा, ये बढ़िया है। ठीक है, तो अब हमने मनी बॉक्स के सारे पुर्जे समझ लिए, कैश फ्लो, इमरजेंसी फंड, बीमा और निवेश के अलग-अलग रास्ते, डेट, सोना, इक्विटी, म्यूचुअल फंड। अब इन सबको मिलाकर अपनी रणनीति कैसे बनाएं? यहीं पर एसेट एलोकेशन यानी संपत्ति आवंटन का सिद्धांत काम आता है। एसेट एलोकेशन? हाँ, मतलब अपनी कुल निवेश की पूंजी को अलग अलग एसेट क्लास, खासकर डेट और इक्विटी में बांटना। ये जोखिम कम करने का सबसे कारगर तरीका माना जाता है। कैसे बांटे? कोई नियम है? एक बहुत पॉपुलर अंगूठे का नियम है। इक्विटी में प्रतिशत आवंटन 100 माइनस उम्र। 100 माइनस उम्र। मतलब अगर मैं 30 साल की हूं तो 70% इक्विटी में और 30% डेट में। हाँ, बिल्कुल। और अगर 50 के हैं तो 50% इक्विटी, 50% डेट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, रिटायरमेंट पास आता है, आप जोखिम कम करते जाते हैं, इक्विटी से डेट की तरफ शिफ्ट होते हैं। पर ये बस एक गाइडलाइन है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। इसे अपनी जोखिम लेने की क्षमता, अपने वित्तीय लक्ष्यों और उनकी अवधि के हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो अब संक्षेप में बता सकते हैं कि मनी बॉक्स के अलग-अलग हिस्सों के लिए कौन से उत्पाद सही बैठते हैं? हाँ, कोशिश करते हैं। कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, जैसे हमने बात की, बैंक खाते। इनकम स्पेंडेड इन्वेस्टेड। इमरजेंसी फंड के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या बैंक FD। ठीक है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जीवन सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ टर्म प्लान। बिल्कुल। अब लक्ष्यों की बात करें, छोटी अवधि के लक्ष्य 2 से 3 साल में पूरे करने हैं। इनके लिए भी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड ठीक रहते हैं, जिनमें इक्विटी का हिस्सा बहुत कम होता है। मध्यम अवधि के लक्ष्य 3 से 7 साल। इनके लिए आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड या लार्ज कैप इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड भी देख सकते हैं। और लंबी अवधि के लक्ष्य 10+ साल, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, इनके लिए डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड, या अगर जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है तो मिड स्मॉल कैप फंड भी। इंडेक्स फंड यहाँ भी एक बहुत अच्छा कम लागत वाला विकल्प है। बहुत बढ़िया, ये एक तरह से पूरा मैप बन गया। इस पूरी योजना में 2 और चीजें हैं जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग और वसीयत। हाँ, और ये दोनों ही बेहद जरूरी हैं। रिटायरमेंट की प्लानिंग तो खासकर। सोचिए, 60-65 के बाद जब रेगुलर इनकम बंद हो जाएगी, तब खर्चे कैसे चलेंगे?
मेडिकल खर्चे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये सोचना जरूरी है। कितना पैसा चाहिए होगा रिटायरमेंट के लिए, इसका कोई अंदाजा? इसके लिए भी कुछ नियम हैं, जैसे अपनी उम्र बचाएं, मतलब आपकी जो उम्र है उतने प्रतिशत आय हर साल बचाएं। 30 की उम्र में 30%, 40 की उम्र में 40%। अच्छा, ये तो मुश्किल लग रहा है। हाँ, बाद में शुरू करने पर मुश्किल होता है। एक और तरीका है, अनुमान लगाइए कि रिटायरमेंट के समय आपका सालाना खर्च कितना होगा और उसका 25 से 30 गुना पैसा जमा करने का लक्ष्य रखें। 25-30 गुना? हाँ, और सबसे जरूरी बात, जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का फायदा उतना ज्यादा मिलेगा और लक्ष्य आसान लगेगा। सही बात है। और वसीयत, विल, कई लोगों को लगता है ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों के लिए है, या फिर ये एक मनहूस बात है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वसीयत बनाना उतना ही जरूरी है जितना बीमा लेना या निवेश करना, चाहे आपके पास कम संपत्ति हो या ज्यादा। क्यों जरूरी है? ये सुनिश्चित करता है कि आपके जाने के बाद आपकी संपत्ति बिना किसी झगड़े या कानूनी पचड़े के आपके प्रियजनों को आपकी इच्छा अनुसार मिले। नॉमिनेशन से काम नहीं चलता? बैंक खाते वगैरह में तो नॉमिनी होता है। नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। नॉमिनी सिर्फ एक ट्रस्टी या केयरटेकर होता है। संपत्ति का असली मालिक कानूनी वारिसी होता है, जब तक कि वसीयत में साफ साफ कुछ और न लिखा हो। अच्छा, ये तो कई लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, वसीयत न होने पर परिवार को बहुत परेशानी हो सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है कि कौन सी संपत्ति किसे और कैसे मिलेगी। ठीक है, तो रिटायरमेंट और वसीयत को भी नजरअंदाज नहीं करना है। अच्छा, इतनी अच्छी योजना बनाने के बाद भी क्या कुछ खतरे हैं, कुछ दुश्मन जो हमारे इस मनी बॉक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल है। कुछ बाहरी खतरे तो है ही, जैसे आर्थिक मंदी आ गई या महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन सबसे बड़े दुश्मन अक्सर हम खुद होते हैं, हमारा अपना व्यवहार। हम खुद? कैसे? 40% सालाना तक तो क्रेडिट कार्ड का बिल पूरा न भरना एक बहुत बड़ा जाल है। हाँ, और खराब कर्ज लेना, जैसे छुट्टियां मनाने या महंगा फोन खरीदने के लिए पर्सनल लोन ले लिया, जिसका ब्याज भी बहुत ज्यादा होता है। लालच, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पॉन्जी स्कीमों में पैसा लगा देना, या बिना समझे किसी नई चीज जैसे क्रिप्टो वगैरह में सट्टा लगा देना। और डर? हाँ, उसका उल्टा डर। बाजार जरा सा गिरा नहीं कि घबराकर अपने सारे इक्विटी निवेश बेच दिए, नुकसान बुक कर लिया, जबकि शायद वो लंबे समय के लिए होल्ड करने या और खरीदने का समय हो। मतलब अपनी भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। बिल्कुल। एक बार सोच समझकर योजना बना ली तो उस पर टिके रहना जरूरी है। अनुशासन और धैर्य, ये शायद सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले अक्सर महंगे पड़ते हैं। सही कहा। तो मोनिका हालान की किताब लेट्स टॉक मनी के आधार पर हमारी इस गहरी बातचीत से तो साफ है कि एक व्यवस्थित तरीका, ये मनी बॉक्स सिस्टम, पैसे से जुड़ी हमारी चिंताओं को काफी हद तक कम कर सकता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये हमें अपनी वित्तीय जिंदगी पर एक कंट्रोल का एहसास देता है, एक स्वतंत्रता का भाव। हाँ, ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात अमीर बना देगी। ये एक ढांचा है, एक फ्रेमवर्क, सोच समझकर कदम दर कदम अपनी वित्तीय सुरक्षा और आजादी हासिल करने का। इसका लक्ष्य है सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, ताकि हम अपनी वित्तीय गाड़ी के ड्राइवर बन सकें, न कि सिर्फ पीछे बैठे डरे सहमे यात्री। बहुत खूब कहा। और जैसा किताब के आखिर में भी कहा गया है, वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ बेशुमार दौलत होना नहीं है। सही। बल्कि अपने जीवन और अपने फैसलों पर नियंत्रण होना है। ये जानना कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपकी जिंदगी को आसान बना रहा है, ये एक बहुत बड़ा सुकून देता है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद शायद श्रोताओं के मन में ये सवाल आए कि अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर मैं आज क्या कर सकता हूँ? अपने वित्तीय जीवन को पटरी पर लाने के लिए आज ही कौन सा एक छोटा पहला कदम उठा सकता हूँ? हाँ, ये अच्छा सवाल है। शायद अपने खर्चों को बस लिखना शुरू करें, देखें पैसा जा कहाँ रहा है, या अपने इमरजेंसी फंड के बारे में सोचें कि वो है भी या नहीं और कितना है, या सालों से पड़ी कोई पुरानी बीमा पॉलिसी निकाल कर देखें कि वो वाकई किसी काम की है भी या नहीं। कोई भी एक छोटा कदम। और शायद ये भी सोचने लायक बात है कि हम पैसा कमाने पर इतना ध्यान देते हैं, पर क्या उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जरूरी उसे सही ढंग से संभालना नहीं है? अक्सर हम कमाने में पूरी जान लगा देते हैं, पर उसे सहेजना और बढ़ाना, उस पर उतना ध्यान नहीं देते। बिल्कुल सही। संभालने की कला ही असल में वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है।